तो लोकोमोशन मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मायोफाइब्रिल, समझेंगे हम लोग। मायोफाइब्रिल पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना लें। मसल फिजियोलॉजी, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी है, उसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे आपका अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा अप्रोच। तो पहले आप इंट्रोडक्शन समझ लें, ये मायोफाइब्रिल्स हैं क्या। जैसे आप नोटिस करते भाई मसल्स जो हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स का लेंथ चेंज होता है, मसल्स का जब रिलैक्सेशन होता है, मसल्स के लेंथ में चेंजेस आते हैं। आप ये सोचो भाई आखिर ऐसा क्या है मसल्स में जिससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है, आखिर उनके सेल्स में कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि मसल फाइबर्स, जो मसल सेल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, लेकिन सारे एनिमल टिश्यूज में ये कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को मायोफाइब्रिल्स पे अच्छा कंसेप्ट बनाना ज़रूरी है। आप ये सोच लें मायोफाइब्रिल्स हैं क्या, तो ये मसल सेल्स में, मसल फाइबर्स में, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स, जितना कुछ भी इनमें होता है, जो भी नाम आप जानेंगे, सब प्रोटीन से, पर्टिकुलर प्रोटीन से बने होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के ये रॉड्स हैं। कहाँ पाए जाते हैं मसल फाइबर्स में? साइटोप्लाज्म में। किससे बने हैं? प्रोटीन से। किस नेचर के हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रॉड से हैं। अब एक मायोफाइब्रिल का डिस्क्रिप्शन के लिए ये बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं, एक मायोफाइब्रिल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब एक मायोफाइब्रिल में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट नेमिंग किया गया हम लोगों ने उनके डिफरेंट पार्ट्स का। तो जैसे आप कुछ नाम ले लें भाई, आपको पढ़ना जानना क्या है, तो सार्कोमियर क्या होता है, क्रॉस आर्म क्या होता है, जेड लाइंस क्या है, और डार्क बैंड क्या है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड आखिर उसे क्यों कहते हैं, लाइट बैंड क्या है, आइसोट्रॉपिक बैंड क्यों कहते हैं हम लोग। तो चलिए इन सब सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप ऐसे याद कर लें, ये मायोफाइब्रिल में जो कुछ भी स्ट्रक्चर है वो सब प्रोटीन है, प्रोटीन से बना है। पहले तो ये माइंड सेट कर लें। फिर याद रखिए, तो मायोफाइब्रिल जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स का हम लोगों ने नेमिंग कर रखा है। सबसे पहले आप याद रखिए, रेगुलर इंटरवल पे मायोफाइब्रिल्स में रेगुलर इंटरवल पे जेड लाइंस होते हैं। चूंकि ये जिगजैग हैं, जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इनका नाम जेड लाइन रखा है और उनके डिस्कवरर के बेसिस पे क्रॉस मेम्ब्रेन नाम रख लिया। तो मायोफाइब्रिल्स में रेगुलर इंटरवल पे जेड लाइंस पाए जाते हैं जो क्रॉस मेम्ब्रेन के नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रैकेट में जो भी नाम आप देख रहे हैं वो सब रिलेटेड प्रोटीन्स के नाम हैं। तो जेड लाइन इस एक्टिनिन प्रोटीन से बना हुआ है। जहाँ भी आप जो भी नाम देख रहे हैं ब्रैकेट में जो भी लिखा है मैंने, वो रिलेटेड प्रोटीन्स हैं। तो जेड लाइन किससे? एक्टिनिन प्रोटीन से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई मायोफाइब्रिल में सेवरल जेड लाइंस हैं, तो कितना डिस्टेंस इंटरवल है उनका। तो याद रखिए, दो जेड लाइंस के बीच में मायोफाइब्रिल का जितना हिस्सा है उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर मायोफाइब्रिल का एक पार्ट है जो दो जेड लाइन के बीच होता है। फिर इस तरह से फिर अनदर सार्कोमियर, ढेर सारे सार्कोमियर्स एक मायोफाइब्रिल में होते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यानी आप कह सकते हैं कि जो सार्कोमियर का साइज होगा वही दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। तो सार्कोमियर का कितना साइज होता है? 2.5 माइक्रोमीटर, ये ध्यान रखिए। यानी 2.5 माइक्रोमीटर के रेगुलर इंटरवल पे जेड लाइंस रिपीट होते हैं। अब हम जरा आ जाएं मायोफिलामेंट्स पे। मायोफिलामेंट्स मतलब प्रोटीन से बने हुए मसल फिलामेंट्स जो मायोफाइब्रिल्स में पाए जाते हैं। आप जानते हो मायो मीन्स मसल, तो मायोफिलामेंट्स, फिलामेंट्स ऑफ मसल्स, मायोफाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स ऑफ मसल्स। तो ये मायोफिलामेंट्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट रखा है, प्राइमरी मायोफिलामेंट्स एंड सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। प्राइमरी मायोफिलामेंट्स थिक फिलामेंट को बोलते हैं, सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स थिन फिलामेंट्स को बोलते हैं। तो याद हो जाए रेस्पेक्टिवली, थिक प्राइमरी, थिन सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। आप याद रखिए, जैसे डार्क बैंड का सेंस क्या है, लाइट बैंड का सेंस क्या है, तो ये दोनों मायोफाइब्रिल्स के हिस्से हैं। जैसे सार्कोमियर एक हिस्सा है, मायोफाइब्रिल का पार्ट है,
उसी तरह से डार्क बैंड, लाइट बैंड भी मायोफाइब्रिल्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यहाँ डार्क और लाइट का सेंस आप ये ना सोचे कि डार्क मतलब काला, लाइट मतलब उजला। आप याद रखिए कि जो पार्ट मायोफाइब्रिल का ज़्यादा गहरे रंग का दिख रहा है वो डार्क बैंड है, हिस्सा, उस हिस्से का नाम डार्क बैंड है। और जो हल्के रंग का अपीयरेंस रखता है वो लाइट बैंड, मायोफाइब्रिल के उस पार्ट को लाइट बैंड कहते हैं। आप याद रखिए, तो जैसे आप एक मायोफाइब्रिल का फिगर देख रहे हैं, इसमें थिक फिलामेंट जो है, जहाँ से जहाँ तक थिक फिलामेंट होगा मायोफाइब्रिल के अंदर, जिस जगह से जहाँ तक थिक फिलामेंट्स होंगे उस हिस्से को हम डार्क बैंड कहते हैं, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी होती है, मायोफाइब्रिल के इस पार्ट की जो विजिबिलिटी होती है वो रिलेटिवली मोर डार्कनेस के साथ अपीयर होता है। तो थिक फिलामेंट जहाँ से जहाँ तक है उसे हम लोगों ने डार्क बैंड कह दिया। और मायोफाइब्रिल का वो पार्ट जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं, जहाँ से जहाँ तक थिन है उसे नहीं, ध्यान रखिए कि जहाँ पे मायोफाइब्रिल्स में जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं उसे हम लोगों ने लाइट बैंड नाम दिया। क्योंकि लाइट बैंड जो है वो लाइट अपीयरेंस के वजह से है, और जो थिन फिलामेंट्स हैं उनका अपीयरेंस लाइट होगा, और जो थिक फिलामेंट्स हैं उनका अपीयरेंस डार्क होगा। तो डार्क बैंड के इंट्रोडक्शन के लिए याद रखिए, जहाँ से जहाँ तक थिक फिलामेंट्स हैं मायोफाइब्रिल के इस पार्ट को डार्क बैंड। लेकिन लाइट बैंड किसे कहेंगे? तो मायोफाइब्रिल में जिस हिस्से में सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं, जहाँ पे थिक फिलामेंट का बिल्कुल भी अकरेंस नहीं है, सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं, उस हिस्से को लाइट बैंड कर दिया उसके अपीयरेंस के बेसिस पे। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये लाइट बैंड हो गया, एक पार्ट हो गया मायोफाइब्रिल का, और ये एक डार्क बैंड हो गया, मायोफाइब्रिल का दूसरा पार्ट हो गया। अब ऐसे याद रखिए, डार्क बैंड जो है ये, तो डार्क बैंड में यदि पूछा जाए कि कौन कौन से फिलामेंट्स होते हैं, क्या सिर्फ थिक फिलामेंट होता है, तो याद देखिए डार्क बैंड का डार्क अपीयरेंस थिक की वजह से है, लेकिन डार्क बैंड में थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स होते हैं। तो डार्क बैंड को दो पार्ट में आप बांट दीजिए। डार्क बैंड का एक ऐसा पोर्शन बीचों बीच डार्क बैंड के सेंटर में जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं, उनके साथ थिन की ओवरलैपिंग नहीं है। तो डार्क बैंड का सेंटर जहाँ पे थिक के ऊपर थिन्स ओवरलैप्ड नहीं है उसे हम लोगों ने हैंसेन्स जोन नाम दे रखा है, एच जोन नाम रख दिया, और ये डार्क बैंड के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, एच जोन जो मैंने लिखा है। अब डार्क बैंड के आउटर रीजन में आ जाइए, तो थिक के ऊपर थिन ओवरलैप्ड होते हैं, दोनों फिलामेंट्स होते हैं थिक थिन दोनों, वो डार्क बैंड के आउटर रीजन में है, तो इसे हम लोगों ने ओवरलैपिंग बैंड या ओ बैंड नाम दे दिया। तो याद कर लीजिए, डार्क बैंड का सेंटर एच जोन कहलाता है, वहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं, और डार्क बैंड के आउटर पेरिफेरल पोर्शन को ओ बैंड कहते हैं, ओवरलैपिंग बैंड, क्योंकि वहाँ पे थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स पाए जाते हैं। लाइट बैंड में सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ध्यान रखिए, लाइट बैंड के बीचों बीच जेड लाइन पास करता है, लाइट बैंड को दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है जेड लाइन। जेड लाइन के एक तरफ लाइट बैंड का एक हाफ और जेड लाइन के दूसरे साइड लाइट बैंड का दूसरा हाफ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। एम लाइन जो है वो आप अभी हम सब एक दूसरे टॉपिक में बेहतर समझ पाएंगे। ये एम लाइन किसके अपीयरेंस के वजह से ये एम लाइन अपीयर होता है, ये थोड़ा हट करके हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। तो फिलहाल याद हो गया डार्क बैंड, लाइट बैंड। अब ऐसे याद रखिए, चूंकि मायोफाइब्रिल में डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, ऐसे दो तरह के पार्ट का अल्टरनेट रिपीटिशन होता है, इस कंडीशन को हम एस्ट्रिएशन कहते हैं। तो एस्ट्रिएशन स्केलेटल मसल में सबसे ज़्यादा क्लियर कट है, कार्डियक मसल में भी एस्ट्रिएशन का अपीयरेंस है, लेकिन थोड़ा फैंटर है, वो थोड़ा धुंधला दिखता है रिलेटिवली, और स्मूथ मसल्स में एस्ट्रिएशन का अपीयरेंस नहीं है।
आप ये ध्यान रखिए, स्मूथ मसल्स जिसे अनएस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, उसमें आप जो रिपीटिशन दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें थिक और थिन फिलामेंट्स नहीं होते, लेकिन आप ऐसे सोच लें, आप थिक को दोनों साइड से ऐसे मिटाते जाइए। यदि मान लीजिए आप थिक को, जो थिक फिलामेंट है उसको आप साफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप नोटिस करिएगा कि जैसे जैसे आप थिक को छोटा करते जाइएगा दोनों साइड से, थिन का लाइट बैंड का जो साइज है ना वो रिलेटिवली आपको बढ़ता चला जाएगा। आपको ऐसा फील होगा, जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैं ऐसे मिटा दूं ऐसे, ठीक ना, थिक फिलामेंट का लेंथ मैंने छोटा कर दिया, तो आप नोटिस करिएगा थिक फिलामेंट का मैं लेंथ छोटा करूंगा तो लाइट बैंड का साइज रिलेटिवली बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली स्मूथ मसल्स में अनएस्ट्रिएशन का कारण क्या है, वहां पे रिलेटिवली जो थिक फिलामेंट्स वो काफी छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, लाइट बैंड रिलेटिवली काफी बड़ा हो जाता है, जिसमें डार्क बैंड का अपीयरेंस नहीं आ पाता, तो पूरा एरिया लगता है कि सिर्फ लाइट बैंड से बना है। इसलिए हम लोगों ने उसे वहां पे अनएस्ट्रिएटेड मसल का रखा है। फिर से हम इसे नॉर्मल कर दे रहे हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे एक कुछ ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप कुछ मैटर ध्यान पे रखिए। जैसे कि हम लोगों ने डार्क बैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, लाइट बैंड का कर लिया, एच जोन क्या वो कर लिया, ओवरलैपिंग बैंड क्या वो कर लिया। अब याद रखिए, डार्क बैंड को हम अनआइसोट्रोपिक बैंड क्यों कहते हैं, तो इसकी मीनिंग थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये 3 वर्ड से बना है। एन आइसोट्रोपिक, एन मीन्स एब्सेंट, आइसो मीन्स सिमिलरिटी, एंड ट्रोपिज्म मतलब विजिबिलिटी ऑफ डार्कनेस। चूंकि डार्क बैंड में जो डार्कनेस की विजिबिलिटी है वो सिमिलर नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं जो डार्क बैंड का आउटर रीजन है उसे ओवरलैपिंग बैंड कहते हैं, उसमें थिन और थिक दोनों होंगे फिलामेंट्स, तो वहां की जो रिलेटिव डार्कनेस होगी वो रिलेटिवली ज्यादा होगी। जो डार्क बैंड का सेंटर है जिसे हम एच जोन कह रहे हैं, तो एच जोन में सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं, थिन नहीं होते डार्क बैंड के इस रीजन में, तो जो रिलेटिव डार्कनेस होगी डार्क बैंड के सेंटर का वो थोड़ा कम होगा। आप ऐसे याद रख लीजिए कि मायोफाइब्रिल्स में जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं वो सबसे लाइट अपीयरेंस का होता है, जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट का हिस्सा प्रेजेंट है मायोफाइब्रिल में, जहां पे वो थोड़ा और ज्यादा डार्क हो जाएगा लाइट के कंपैरिजन में, लाइट बैंड के कंपैरिजन में, और जहां पे थिन और थिक दोनों हैं वहां पे थोड़ी डार्कनेस और ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे मायोफाइब्रिल के इस पोर्शन को देखिए, ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा लाइट अपीयरेंस का ये हिस्सा होता है, हम लोगों ने इसे लाइट बैंड कर रखा है। आप इस पोर्शन को देखिए, जो डार्क बैंड का आउटर रीजन शो कर रहा है, आउटर रीजन है ये डार्क बैंड का, यहाँ पे थिन और थिक दोनों हैं, इसे हम लोगों ने ओवरलैपिंग बैंड नाम दे रखा है, जो डार्क बैंड का आउटर रीजन है। तो यहाँ थिन और थिक दोनों हैं, तो इसकी जो रिलेटिव डार्कनेस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फिर आप एच जोन को देखिए, जो डार्क बैंड का सेंटर है, यहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं, तो ये मीडियम डार्कनेस वाला होगा। थिन जो लाइट बैंड वाला हिस्सा है उससे एच जोन की डार्कनेस ज्यादा होगी, लेकिन जो ओवरलैपिंग बैंड वाला जो डार्कनेस होगा उससे एच जोन की डार्कनेस कम होगी। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। तो डार्क बैंड में 2 पार्ट बना दे रखा है हम लोगों ने, उसके सेंटर को एच जोन, जिसकी रिलेटिव डार्कनेस लाइट बैंड से तो ज्यादा होती है लेकिन वो ओवरलैपिंग बैंड से कम होती है। तो एच जोन मतलब डार्क बैंड का सेंटर रिलेटिवली कम डार्क है, और डार्क बैंड का जो पेरिफेरल आउटर रीजन ओवरलैपिंग बैंड जिसे कहते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा डार्क है, लेकिन एच जोन की जो रिलेटिव डार्कनेस है लाइट बैंड से ज्यादा है। ओके, तो अब यहाँ पे तो डार्क बैंड में चूंकि 2 तरह की विजिबिलिटी दिखती है, उसका आउटर ज्यादा डार्क है, उसका सेंट्रल रिलेटिवली कम डार्क है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है अनआइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि जो डार्कनेस में सिमिलरिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे 2 अलग अलग तरह की विजिबिलिटी है। लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट बैंड का जो भी साइज है, लाइट बैंड का हम लोग साइज मेंशन करेंगे। लाइट बैंड का जो साइज है, तो लाइट बैंड में जितना भी पोर्शन दिख रहा है आपको, वहां पे चूंकि सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं,
इसलिए जो विजिबिलिटी है सिर्फ थिन फिलामेंट्स के होने की वजह से पूरे साइज, पूरे इतने हिस्से में लाइट बैंड का जो हिस्सा है यहाँ पे एक जैसी विजिबिलिटी दिखती है, एक तरह का अपीयरेंस दिखता है, इसलिए नाम रख दिया हम लोगों ने आइसोट्रॉपिक बैंड। अब यहाँ पे सोचिए कि जैसा मायोफाइब्रिल में दूसरा क्वेश्चन है कि थिन और थिक फिलामेंट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है मायोफाइब्रिल्स में। जैसे आपको ऐसे जनरली फिगर में दिख रहा है कि वे चलिए 4 थिन फिलामेंट्स दिख रहे हैं, एक थिक है, तो क्या इसी तरह की अरेंजमेंट है थिन और थिक फिलामेंट्स का मायोफाइब्रिल में या कुछ अलग तरह का है? तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये थिन फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स, और ये बना दिया मैंने थिक फिलामेंट्स, ये थिक फिलामेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ये। तो आप ऐसे कर लीजिए, आप ये मैंने सर्किल ऐसे घेर दिया, आप दो नोट कीजिए, एक थिन फिलामेंट कितने थिक फिलामेंट से सराउंडेड दिख रहा है आपको? ये थिक है, ये थिन फिलामेंट्स हैं, तो वन थिन फिगर में देखिए सराउंडेड बाय 3 थिक फिलामेंट्स। आप याद रखेंगे एक थिन फिलामेंट 3 थिक फिलामेंट से सराउंडेड है, इंसर्कल्ड है। और यदि मैं आपसे पूछ दूं कि भाई कितने थिन फिलामेंट्स होते हैं अराउंड वन थिक फिलामेंट, तो एक थिक फिलामेंट के अराउंड, ये थिक फिलामेंट हो गया, इसके अराउंड कितने थिन फिलामेंट्स दिख रहे हैं? तो आपका आंसर होगा 6। One thick filament is surrounded by 6 thin filaments and one thin filament is surrounded by 3 thick filaments. अब हम लोग यहाँ से थिक और थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर पे आएंगे। जैसा मैंने लिख रखा है, थिन फिलामेंट के अंदर 3 प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो थिन फिलामेंट में जो 3 प्रोटीन्स हैं, एक्टिन उसका स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, वो थिन फिलामेंट का फ्रेम बनाता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट का फ्रेम स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं है, वो ये जो मसल फिजियोलॉजी है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन उस फिजियोलॉजी के रेगुलेशन के लिए है। सो इन दोनों प्रोटीन को, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन से बना है, मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इन सबों के ऑर्गेनाइजेशन पे, स्ट्रक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट।